हाँ जी, देखिए अब इतना समझ लेते हैं, हम फिर आगे का पढ़ेंगे। ये जो अवस्थाएं हैं, पर्याय कहें, अवस्था कहें, दशा कहें, हालत कहें, सब एक ही बात है। तो ये जो अवस्थाएं हैं कौन सी? शब्द, बंध, सूक्ष्म स्थूल, संस्थान, अंधकार, छाया, आतप और उद्योत और भेद, ये सब, ये जो अवस्थाएं हैं, ये कितनी इनमें से कुछ अवस्थाएं तो परमाणुओं की अवस्थाएं, परमाणु की पर्याय है, और कुछ अवस्थाएं स्कंध की है, और कुछ अवस्थाएं ऐसी है जो केवल स्कंद में होती है, परमाणु में वो क्षमता नहीं है कि वो अकेला ही उस पर्याय को उत्पन्न कर दे। स्कंद रूप होता है तब वह पर्याय उत्पन्न होती है ना। वो भी अभी डिटेल में आएगा कि कौन सी ऐसी पर्याय है। अब सबसे पहले शब्द को लिया है यहाँ पर। जो शब्द है वह दो तरह के हैं, भाषात्मक और अभाषात्मक। जो भाषात्मक है वह भी दो तरह का है, अक्षरात्मक और अनरक्षात्मक। उसमें अक्षरात्मक जो भाषा है वह संस्कृत और देश भाषा रूप, मतलब जो हम अनेक प्रकार की जो बोलियां हम बोलते हैं वो सब अक्षरात्मक भाषा है ना। और अनरक्षात्मक, अनक्षरात्मक जो भाषा है वह क्या है? दो इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय वालों और कितने ही पंचेंद्रिय जीवों के होती है। जैसे पशु पक्षी बोलते हैं ना, में करते हैं, टें करते हैं, तो ये सब। हाँ जी ममता जी, अभी लेते हैं, आप बोलिएगा लास्ट में। ये सब भाषाएं अनक्षरात्मक है। जो शब्द रूप बोली जाए, इतना तो समझ में आ रहा होगा सबको, जो शब्द रूप बोली जा रही है ना, ये हम जैसे बोल रहे हैं, अभी कोई भाषा बोल रहे हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, वह सब भाषाएं अक्षरात्मक है। और जिसमें कोई भाषा नहीं हो, जैसे पशु पक्षियों की जो भाषा है वह अनक्षरात्मक है। यहाँ तक कि दिव्य ध्वनि भी अनक्षरात्मक भाषा है। ओम ऐसी ध्वनि खिड़ती है ना, केवली भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है, तो ओम ऐसी भाषा आती है। उसमें कोई शब्द नहीं आते, अ आ, ई ऊ ऐसे कोई शब्द नहीं आते हैं। ओम आता है और उसमें सब अपनी अपनी भाषा में उसका अर्थ समझ जाते हैं। जो भी समूह शरण में बैठते हैं वो जीव, सभी उसमें अपनी अपनी भाषा में उसका अर्थ समझते हैं। ठीक है। अब जो ये हो गई भाषा जो भाषा रूप शब्द हैं उसके भेद हो गए। अब अभाषा रूप जो शब्द हैं उसके भेद बताते हैं। तो अभाषा रूप शब्द के भी दो भेद हैं, प्रायोगिक और वैस्त्रसिक, मतलब स्वाभाविक। तो प्रायोगिक कौन सी है? जो पुरुष के प्रयत्न से पैदा होती है वह प्रायोगिक भाषा है। मतलब प्रायोगिक अभाषा, भाषा भाषा का नहीं, अभाषा का भेद देख रहे हैं ना हम। तो प्रायोगिक अभाषा कौन सी है? जो पुरुष के प्रयत्न से पैदा होती है। इसमें उदाहरण भी दिया है। जिस शब्द के उत्पन्न होने में पुरुष निमित्त हो वह प्रायोगिक है, और जो पुरुष की बिना अपेक्षा के स्वभाव रूप उत्पन्न हो वैश्रसिक है। जैसे मेघ गर्जनादिक, है ना, ये कौन सी है? वैश्रसिक है। बादल अपने आप गरज रहे हैं, बिजली की चमकार हो रही है, बादल गरज रहे हैं, तो ये सब वैश्रसिक भाषा है। वैश्रसिक वैश्रसिक अभाषा है ये, मेघ गर्जन आदि। और जो प्रायोगिक भाषा है, जो मनुष्य से उत्पन्न होती है, उसके चार भेद हैं। देखो आप इसका चार्ट बनाओगे तो ज्यादा इजी होगा आई थिंक, क्योंकि इसके भेद बहुत सारे हो रहे हैं ना। हाँ, कोई बना रहा है क्या चार्ट? चलिए इसको सरल शब्दों में अपन समझ लेते हैं इसमें से। शब्द किसे कहते हैं? जो बोला जाए उसे शब्द नहीं कहते। जो सुना जाए, कान से सुना जाए, उसे शब्द कहते हैं। ठीक है। अब कान से कैसे भाषा भाषा रूप भी सुना जाता है और अभाषा रूप भी सुना जाता है। हमको केवल शब्द ही सुना में आ रहे हो ऐसी बात नहीं है। कोई खखाड़ता है, कोई छींकता है, उसकी भी आवाज हमें आती है, तो वो अभाषात्मक है ना सारा। तो इसलिए शब्द किसे कहें? कि जो कानों से सुना जाए वो शब्द है। अब उस शब्द के दो भेद हैं। दो चार्ट बना लीजिए, शब्द लिखकर दो भेद कर लीजिए।
पहला भेद है भाषात्मक और दूसरा भेद है अभाषात्मक। हाँ लिखा, भाषात्मक और अभाषात्मक। अब भाषात्मक अर्थात क्या, जो मुख से उत्पन्न हो वो भाषात्मक हो गया। और इस भाषात्मक के भी दो भेद हैं, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। भाषात्मक शब्द के दो भेद हैं, अनक्षरात्मक, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अब इनका अर्थ क्या है अक्षरात्मक का, कि मनुष्य व्यवहार में आने वाली बोलियां ये सब अक्षरात्मक है, जितने भी हमारे व्यवहार में जितनी भी बोलियां आ रही है वो सब अक्षरात्मक भाषात्मक शब्द हैं। अनक्षरात्मक में क्या आएगा, लिख पा रहे हैं सब लोग? मुझे ऐसा लग रहा है आज थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है सबको, इसीलिए चार्ट बनवाया है। भारती जी, कल्पना जी, अभिलाषा जी, बबीता जी, चार्ट बनाते जाइएगा। अनक्षरात्मक में लिखिए त्रस तिर्यंचों की भाषा। पहला नंबर त्रस तिर्यंचों की भाषा, ये सब अनक्षरात्मक है। नंबर दो, मनुष्य के संकेत वचन। और नंबर तीन, दिव्य ध्वनि। त्रस तिर्यंचों की भाषा, मनुष्य के संकेत वचन और दिव्य ध्वनि। लिख लिया सबने, समझ में आ गया? जो त्रस तिर्यंच है उनकी जो भाषा है वह अनक्षरात्मक होती है ना। और जो मनुष्य के सांकेतिक वचन है, ए छ, छ, ऐसा कुछ बोला, ए ओ आ, तो छींक करना, ये सब जो सांकेतिक वचन है ये सब भी अनक्षरात्मक भाषा, अनक्षरात्मक भाषात्मक शब्द हैं। और तीसरा है दिव्य ध्वनि, जो केवली भगवान दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश देते हैं, वह दिव्य ध्वनि भी अनक्षरात्मक भाषात्मक शब्द है। इतना समझ में आ गया और सबके, तो आगे बढ़े हम। इसमें से कोई प्रश्न तो नहीं है किसी को? नहीं होगा तो फिर मैं पूछूंगी प्रश्न। नहीं है किसी को, चलिए मैं पूछती हूँ। इसमें जो पहले नंबर का पॉइंट दिया अनक्षरात्मक में, उसमें त्रस तिर्यंचों की भाषा को ही लिया है। स्थावर तिर्यंचों की भाषा को कौन सी कैटेगरी में डालेंगे हम? अभिलाषा जी। जी, अक्षरात्मक भाषा में डालें। अच्छा, आरती जी। दीदी, स्थावर एक इंद्रिय है, उनके भाषा तो है ही नहीं है। हाँ, यही उत्तर चाहिए था मुझे। भाई ये तो हमारे को ध्यान में होना चाहिए कि स्थावरों की तो भाषा ही नहीं है, कितने इंद्रिय, एक इंद्रिय। और एक इंद्रिय तो कौन सी इंद्रिय है उनकी, स्पर्शन इंद्रिय। भाषा तो दो इंद्रिय से प्रारंभ होगी, स्पर्शन और रसना इंद्रिय भी जब आ जाएगी तब भाषा प्रारंभ होगी, तब शब्द प्रारंभ होंगे। भाषा मतलब शब्द तब प्रारंभ होंगे
इसलिए स्थावर जीवों को इस कैटेगरी में रखा ही नहीं है, उनके शब्द होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर मैं और नए नए प्रश्न पूछूंगी इसमें से। चलिए, सबको क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। ये किसके भेद थे? अभी तक किसके भेद हुए हैं? भाषात्मक शब्द के भेद किए हमने। अब अभाषात्मक शब्द के भेद, जो दूसरा हमने लिख रखा है ना दूसरी तरफ, अभाषात्मक, उसके भेद। सुलेखा जी। दीदी किताब ही नहीं है, सुनना है बस। किताब नहीं है तो कॉपी पेन तो है ना? कॉपी पे उधर ही रखे हैं, वो शूटिंग चल रहा है ना, तो क्या बुकों में ही रखी हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से कॉपी पेन से बना तो सकते हैं सूतक में, अब मुझे और नॉलेज नहीं है इसका, देख लीजिए जो भी उचित हो। हाँ, तो अनक्षरात्मक के भेद ये हमने भाषात्मक के भेद देखे थे, अब अभाषात्मक के भेद देख रहे हैं हम। हाँ ललिता जी बोलिए। अब अनभाषा अनक्षरत भाषा के चार भेद है: तत्, वितत और घन, सुशील। ठीक है, अभी उस पर आ रहे हैं। सुनीता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। आभासात्मक शब्द के दो भेद हैं, प्रायोगिक और वैश्विक। हाँ, सही बताया आपने। प्रायोगिक और वैश्रसिक। वैश्रसिक, व में डबल ए की मात्रा, आधा स, और उसमें स्र वाला स। वैश्रसिक, प्रायोगिक और वैश्रसिक, ये दोनों। और इसका अर्थ बोले तो प्रायोगिक का अर्थ है पुरुष से उत्पन्न होने वाली, पुरुष मतलब ऐसा नहीं महिलाओं से उत्पन्न होने वाली को नहीं लिया है, पुरुष मतलब जो मनुष्य है उनसे उत्पन्न होने वाली। और वैश्रसिक मतलब जो स्वाभाविक है वह, निसर्गज भी कह सकते हैं, निसर्ग। वैश्रसिक जो स्वाभाविक है वह। अब कौन कौन सी है? तो प्रायोगिक के चार भेद किए, अब अप्रायोगिक के चार भेद किए हैं। अभाषात्मक प्रायोगिक के चार भेद: तत्, वितत, घन और सुषिर। तत्, वितत, घन और सुषिर। अब तत् में जैसे ढोलक तबले से उत्पन्न होने वाली भाषा, मतलब शब्द, वह अभाषात्मक शब्द है। तत् अभाष तत् प्रायोगिक अभाषात्मक शब्द हैं, जो तबले से उत्पन्न होते हैं वो। जो वीणा से उत्पन्न हो, तार वाली वीणा से, वह वितत प्रायोगिक अभाषात्मक शब्द है। वितत प्रायोगिक अभाषात्मक शब्द कौन है? तार वाली वीणा से उत्पन्न होने वाले शब्द। घंटा, घुंघरू आदि से उत्पन्न होने वाले शब्द क्या हैं? घन। घन प्रायोगिक अभाषात्मक शब्द। घन प्रायोगिक अभाषात्मक शब्द, मतलब घन में लिख लीजिए इसको सीधा सीधा। सुशिर, अगला है सुशिर। सुशिर मतलब वो जो फूंक से आवाज आए जिसमें, जैसे बांसुरी, जैसे बांसुरी, जिसमें से भी आप फूंक से आवाज करोगे वो सुशिर है। सुशिर प्रायोगिक अभाषात्मक शब्द है, बांसुरी की आवाज। अभी तो हमारा पहला ही पॉइंट चल रहा है, ये शब्द। अभी इसमें कितने, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, 10। 10 भेद है, 10 की चर्चा चलेगी अभी हमारी। समय हो गया हमारा, बस ये शब्द वाला पूरा समझ लीजिए आप, फिर हम
अगला अगली कक्षा में लेंगे। इसमें तत्, तत् वितत घन और सुशिर, चमड़े के ढोल नगाड़े आदि से उत्पन्न हो तत्, तार वाली वीणा सितार तंबूरे आदि से उत्पन्न हुआ वितत, घंटा आदि से उत्पन्न हो वह घन, और बांसुरी शंखादिक से उत्पन्न हो वह सुशिर, क्योंकि ये सब फूंक से, हवा से चलने वाले। जो कान से सुना जाए उसे शब्द कहते हैं, जो मुख से उत्पन्न हो सो भाषात्मक शब्द है, जो दो वस्तु के आघात से उत्पन्न हो उसे अभाषात्मक शब्द कहते हैं, है ना। भाषात्मक और अभाषात्मक, तो कुछ दो वस्तु से ये टप किया हमने टेबल पर, तो ये भी अभाषात्मक शब्द है। अभाषात्मक शब्द उत्पन्न होने में प्राणी तथा जड़ पदार्थ दोनों निमित्त है। जो केवल जड़ पदार्थों के आघात से उत्पन्न हो उसे वैश्रसिक कहते हैं। वैश्रसिक में बादल की गर्जना हुई ना, तो वो वैश्रसिक है, और क्योंकि वो अकेले जड़ पदार्थ के निमित्त से उत्पन्न हुई है। और जिसमें जीव और मतलब मनुष्य और पर दूसरा पदार्थ, इन दोनों के निमित्त से उत्पन्न हो उसे अभाषात्मक शब्द कहेंगे। जिसमें जिसके प्राणियों का निमित्त होता है उसे प्रायोगिक कहते हैं। मतलब मनुष्य का निमित्त तो मतलब प्राणियों का, मुख से निकलने वाला जो शब्द अक्षर पद वाक्य रूप है उसे साक्षर भाषात्मक कहते हैं, उसे वर्णात्मक भी कहते हैं। तीर्थंकर भगवान के सर्व प्रदेशों से निरक्षर दिव्य ध्वनि खिलती है, उसे अनक्षर भाषात्मक कहा जाता है, ध्वन्यात्मक भी कहा जाता है। ये उसका नाम भी, दूसरा भी नाम है ध्वन्यात्मक, उसे अनक्षरात्मक भाषा कहा जाता है। दूसरे दूसरे नाम भी बताएं। तो मुख्य मुख्य तो अपन ने लिख ही लिए हैं। इसमें किसी को कोई शंका हो तो प्रश्न पूछ लीजिए, और बाकी कल फिर हम बंद का समझेंगे। कल भी है ना कक्षा आपकी? हाँ बोलिए मुझे। जय जीवन दीदी। हम्म। दीदी ये जो लास्ट में आपने पढ़ा ना कि, एक मिनट में बता रही हूँ, जो केवल जड़ पदार्थों के आघात से उत्पन्न हो उसे वैश्रसिक कहते हैं, और हम्म। जिसके प्राणियों का निमित्त होता है उसे प्रायोगिक कहते हैं। तो प्राणियों का निमित्त का मतलब क्या है यहाँ पे? जिसमें पुरुष का, जैसे शब्द के उत्पन्न होने में पुरुष का निमित्त हो, ऊपर लिखा है ना, जिस शब्द के उत्पन्न होने में पुरुष निमित्त हो वो प्रायोगिक है। यहां तक कि जो दिव्य ध्वनि खीरी है वह भी प्रायोगिक है। नीचे लिखा है यह पुरुष निमित्तक है, इसलिए यह प्रायोगिक है। उसमें भाषा नहीं होती है दीदी? हाँ, भाषा नहीं है। अच्छा। आपने जो चार्ट बनाया ना उसमें देखो आप, चार्ट कैसा बनाया आपने। प्रायोगिक जो है वह अभाषात्मक है, पुरुष के से उत्पन्न हो वह। हाँ ठीक है दीदी। जैसे आपको पता है ना, ठीक है। टेबल पर बजाया हमने, हम्म। तो इसमें निमित्त पुरुष भी हो गया, और टेबल जड़ है, दो दो आघात किया जड़ टेबल पर, तो ये दो हो गए, पुरुष और जड़ दोनों। मतलब जीव और पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न होने वाला वो प्रायोगिक, हम्म। और केवल पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न हो रहा है वह वैश्रसिक, अभाषात्मक में। और भाषात्मक तो जो मुख से उत्पन्न होगा वो तो केवल मतलब त्रस्त जीवों का, सब मनुष्यों का, मतलब सभी जीवों का है, वो भाषात्मक में वो चला जाएगा। ये अभाषात्मक का ही भेद है। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न? सरिता जी। दीदी जो जैसे बांसुरी और शंख बजाते हैं ना, तो उसमें भी लिखा है ना, इसमें प्रायोगिक भाषा है ये। जैसे बांसुरी बजाएंगे तो उसमें पुरुष का निमित्त रहेगा, और शंख हम्म। बजाएंगे तो भी रहेगा। और और जैसे घंटा भी बजाए तो अपना ही अपन ही बजाएंगे, घंटा भी पुरुष ही बजाएंगे। तार वाली बीड़ा सितार ये सब वैसे ही होगा ना, जैसे हाँ, तो ये इसमें सब केवल प्रायोगिक के ही भेद है। हाँ। तब इसमें पुरुष का निमित्त होगा इन सब में। हम्म। तो ये हम्म। और अभाषात्मक है। पुरुष के निमित्त से तो शब्द भी खिल रहे हैं, लेकिन वो तो भाषात्मक है। अब यहाँ पर अभाषात्मक की बात कर रहे हैं। अभाषात्मक भी प्रायोगिक, जो पुरुष के निमित्त से हो, मनुष्य के निमित्त से हो, मतलब कोई जीव के निमित्त से हो, उसमें ये सब आ गया। तत् वितत घन सुथिर, ये सब उसी के भेद है, पुरुष के निमित्त से होने वाले। पर इसमें बादल की गर्जना नहीं ली। क्यों नहीं ली?
क्योंकि उसको वैश्रसिक में लिया है, वो उसमें किसी जीव का निमित्त नहीं है। जड़ में से ही वो आवाज उत्पन्न हो रही है, उद्गल में से ही आवाज उत्पन्न हो रही है। वो नैसर्गिक में आ गया ना, नैसर्गिक हो गया वो। हाँ, वैश्रसिक नैसर्गिक वही है। दीदी इसमें जो पुरुष शब्द का यूज किया गया है, तो वहाँ स्त्री शब्द भी आ सकता है कि ओनली पुरुष? ये समझ में नहीं आ रहा, पुरुष पुरुष बोल रहे हैं। हमेशा पुरुष का अर्थ मनुष्य मतलब जीव है, इसमें हमेशा स्त्री को भी लेना साथ में। ऐसा नहीं कि पुरुष का जी बोला है तो केवल जेंट्स लोगों का है, लेडीज का नहीं है, ऐसा नहीं है। जी जहां भी पुरुष शब्द आया है उसमें लेडीज तो इंक्लूड है, और उसकी मुख्यता से कथन किया है, इसलिए पुरुष है। पुरुष मतलब जो पुरुषार्थ करे, तो लेडीज भी पुरुषार्थ करती है इसलिए वो दोनों ही पुरुष है। जी। ठीक है, चलिए। हाँ, कोई जिनवाणी स्तुति लेना चाह रहे थे? वाणी मस्त, वाणी मस्त। शांतिनवाणी माता की जय हो। जय भीम दीदी, सभी को जय जय। दीदी आपका माइक ऑफ हो गया है। नहीं को बोले दीदी आपको। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र जय दीदी। श्री जय जिनेन्द्र, सभी को जय ध्यान जिनेन्द्र। रखना। ममता जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप? जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ जी, बोलिए। आज महावीर भगवान का ज्ञान कल्याण के वो बोला था दीदी मैंने। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छा याद दिलाया आपने। आज महावीर भगवान का ज्ञान कल्याण। उधर 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 कल था। हाँ, वो नहीं दीदी, आज ही आज 10 में। दशमी डबल है ना, इसलिए वो डबल, हाँ। दशमी था आज ही। आप आज चाहे 10 में। नहीं आ रही थी। बना सकते और आवाज इतनी आ रही कि दीदी आवाज नहीं आ रही।